दोस्तों, कहानी शुरू होती है एक अकेली लड़की से जो रात के वक्त हाईवे पर ट्रैवल कर रही होती है। अचानक उसे फील होता है कि पीछे एक अनजान कार उसका पीछा कर रही है। डर के मारे वो एक पेट्रोल पंप पर अपनी गाड़ी रोक देती है, लेकिन पेट्रोल पंप बंद होता है। वो वहीं छुप जाती है। थोड़ी देर बाद पीछे वाली कार भी रुक जाती है। दूसरा ड्राइवर अपनी गाड़ी की डिक्की से ग्लव्स और टेप निकालता है और लड़की को ढूंढने लगता है। लड़की जान बचाने के लिए डेजर्ट की तरफ भागती है और रास्ते में एक ट्रक देखकर उसके सामने जाकर खड़ी हो जाती है। सीन यहीं कट हो जाता है और कहानी आगे बढ़ती है। अब हम मिलते हैं जो डीकन से। डीकन अपने ऑफिस जाता है जहां उसका बॉस उसे कहता है कि उसे लॉस एंजलिस से एक ब्लड सैंपल लाना है। डीकन मना करता है, कहता है यह काम तो फेड्स का है, लेकिन बॉस फिर भी उसे एलए भेज देता है। अगली सुबह डीकन लॉस एंजलिस के लिए निकल पड़ता है। लॉस एंजलिस पहुंचकर डीकन फोरेंसिक लैब जाता है, लेकिन वहां उसे बताया जाता है कि ब्लड सैंपल लेने के लिए होमिसाइड डिटेक्टिव की सिग्नेचर चाहिए। पार्किंग लॉट में आते ही डीकन देखता है कि उसकी गाड़ी टो हो रही है। यहीं उसकी मुलाकात होती है डिटेक्टिव जिम बैक्स्टर से। बैक्स्टर उसे बताता है कि डीकन ने उसकी गाड़ी के आगे अपनी गाड़ी लगा दी थी। इसके बाद डीकन कैप्टन ऑफिसर के पास जाते हैं, जहां पता चलता है कि डीकन और ऑफिसर पुराने दोस्त हैं। कैप्टन कहता है तुम्हें सैंपल कल ही मिलेंगे। फिर डीकन अपने दोस्त से और मिलता साल। वो दोनों एक कॉफी शॉप में बैठे थे। बैक्स्टर के कहता क्या तुम एक क्राइम सीन पे चलोगे मेरे साथ। डीकन और बैक्स्टर एक क्राइम सीन पर जाते हैं, एक अपार्टमेंट बिल्डिंग जहां बिजली बंद होती है। वहां एक लड़की जूली की लाश मिलती है, नंगी बॉडी और सिर एक प्लास्टिक बैग में। यहीं डीकन की मुलाकात फोरेंसिक ऑफिसर फ्लो से होती है, जो डीकन को देखकर शॉक हो जाती है। यह साफ हो जाता है कि डीकन पहले भी यहां काम कर चुका है। डीकन नोटिस करता है कि जूली के रूम के सामने एक विंडो है, जहां से दूसरी बिल्डिंग से उसका कमरा साफ दिखता है। वहां एक चेयर भी रखी होती है, मतलब किलर उसे रोज देखा करता था। इसी वक्त डीकन को फ्लैशबैक आता है। जंगल में दो लड़कियों की लाशें बिल्कुल जूली की तरह मारी हुई मिली थी एक बार, और उसी रात एक लड़का और एक लड़की जॉगिंग कर रहे होते हैं। थोड़ी देर बाद दोनों अपने अपने अलग रास्तों पर चले जाते हैं, और तभी हम देखते हैं कि एक गाड़ी धीरे धीरे उस लड़की का पीछा कर रही होती है। अगले दिन डीकन को उसके कैप्टन का कॉल आता है कि अब उसे वो ब्लड सैंपल नहीं चाहिए, क्योंकि वो केस सॉल्व हो चुका है। इसके बाद बैक्स्टर उससे एक कॉफी शॉप में मिलने आता है और एंट्री पर लगी एक मिसिंग फोटो पर नजर पड़ती है। वो फोटो रोंडा रथबन की होती है, वही लड़की जो जॉगिंग करते वक्त गायब हो गई थी। पुलिस एक सस्पेक्ट पकड़ती है, स्टैन पीटर्स, जो एक रजिस्टर्ड सेक्स ऑफेंडर होता है। स्टैन कहता है कि वो तो बस गली में पेशाब कर रहा था। डीकन बैक्स्टर को कॉल करके कहता है, इससे पूछना क्या तुम मेरी रॉबर्ट्स को जानते हो। यह सुनते ही स्टैन घबरा जाता है। डीकन बताता है कि मेरी रॉबर्ट्स एक पुराना अनसॉल्व्ड मर्डर केस था, जिसमें स्टैन सिर्फ एक शक के दायरे में था। इसी बीच रोंडा के पेरेंट्स पुलिस स्टेशन आते हैं अपनी बेटी को ढूंढने के लिए। डीकन फिर वो जूली के अपार्टमेंट में जाकर इन्वेस्टिगेशन करता है और लैंडलेडी से पूछता है कि यह फ्रिज का डोर लूज है। लेडी बताती है कि उसने एबीसी अप्लायंस को बुलाया था आने के लिए, लेकिन उससे पहले ही यह मर्डर का केस हो गया। डीकन को शक होता है कि शायद कोई एबीसी अप्लायंस से आया होगा। इसके बाद वो एक अपार्टमेंट रेंट पर लेता है और अपनी इन्वेस्टिगेशन शुरू करता है। वो उन सभी लड़कियों के पोस्टर्स अपनी दीवार पर लगा देता है जो इसी तरह मारी गई थीं। वो उन्हें देखते हुए सोचता रहता है और उसे वो डेड गर्ल्स अपने कमरे में दिखने लगती हैं। वो रोते हुए कहता है, ये कभी खत्म नहीं होता। अगले दिन कैप्टन बैक्स्टर को बुलाकर बताता है कि स्टैन पीटर्स ने खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली है। कैप्टन कहता है कि यह सब डीकन के प्रेशर की वजह से हुआ है। वो ये भी कहता है कि तुम जानते हो डीकन कैसा आदमी है। बैक्स्टर जवाब देता है कि उसे पता है डीकन पहले एक डिटेक्टिव रह चुका है। हाँ दोस्तों, यहीं हमें पता चलता है कि डीकन पुलिस ऑफिसर बनने से पहले एक होमिसाइड डिटेक्टिव था और किसी वजह से उसका ट्रांसफर कर दिया गया था। उस वजह के बारे में हमें आगे चलकर पता चलता है। इसके बाद डीकन सुबह एबीसी अप्लायंस चला जाता है और वहां के एम्प्लॉयज की लिस्ट ले आता है। उसी लिस्ट में एक एम्प्लॉय का नाम सामने आता है, अल्बर्ट स्पार्मा। फिर बैक्स्टर रोंडा के फैमिली से मिलने जाता है और उसकी डिटेल्स लेता है। रोंडा की फैमिली बताती है कि वो अपने बालों में हमेशा रेड कलर का बेरेट पहनती थी और उसी रात एक ब्रिज के पास एक डेड बॉडी मिलती है, लेकिन वो रोंडा की नहीं होती। इसके बाद डीकन एबीसी अप्लायंस के एम्प्लॉयज की लिस्ट बैक्स्टर को देता है और उससे कहता है कि इन सब का बैकग्राउंड चेक करवाया जाए। अगले दिन बैक्स्टर डीकन को अपने घर ब्रेकफास्ट के लिए बुलाता है। वहीं डीकन की मुलाकात बैक्स्टर की छोटी बेटी से होती है। हमें पता चलता है कि बैक्स्टर की दो बेटियां हैं। इसके बाद डीकन अपनी एक्स वाइफ के घर जाता है, सिर्फ उसका हालचाल पूछने के लिए। यहीं हमें पता चलता है कि डीकन का डिवोर्स हो चुका है और उसकी भी दो बेटियां हैं। फिर डीकन और बैक्स्टर एक शराब के अड्डे में मिलते हैं, जहां डीकन कहता है कि अब तक टोटल 6 मर्डर्स हो चुके हैं
और ये सारे मर्डर्स अलग अलग दूर की लोकेशंस पर हुए हैं, जिससे ये साफ हो जाता है कि किलर एक ही है। दोनों अंदाजा लगाते हैं कि मर्डरर कोई ऐसा होगा जिसकी गाड़ी बहुत ज्यादा चली हुई हो और जिसकी गाड़ी की डिक्की भी बड़ी हो। वो ये भी बात करते हैं कि जूली वेजिटेरियन थी, लेकिन उसकी बॉडी से बीफ मिला था। मतलब किलर ने जबरदस्ती उसे बीफ खिलाया था, जिससे यह समझ आता है कि मर्डरर को बीफ खाना पसंद है। बैक्स्टर डीकन को उन एम्प्लॉयज में से एक नाम बताता है जिस पर शक किया जा सकता है। डीकन उस एम्प्लॉय के घर के नीचे जाता है और उसकी गाड़ी की माइलेज चेक करता है, ताकि पता चल सके कि गाड़ी कितनी चली है। थोड़ी देर बाद वही एम्प्लॉय स्पर्मा घर के बाहर कूड़ा फेंकने आता है। वो डीकन से पूछता है, तुम कौन हो? डीकन बहाना बनाकर कहता है, मैंने देखा तुम्हारी गाड़ी सेल के लिए है क्या? स्पर्मा जवाब देता है कि वो दूसरी गाड़ी है, ये वाली नहीं। डीकन फिर पूछता है, तेरी गाड़ी की डिक्की कितनी बड़ी है? इतना कहकर डीकन वहां से चला जाता है। डीकन कूड़े को फॉरेंसिक लैब ले जाता है और डीएनए टेस्ट करवाता है, लेकिन कुछ भी मैच नहीं होता। इसके बाद डीकन स्पार्मा का हाईवे पर पीछा करता है। स्पार्मा अपनी कार साइड में रोक देता है और डीकन थोड़ी आगे जाकर रुकता है। फिर डीकन अपनी कार पीछे लेकर आता है तो देखता है कि स्पार्मा पीछे नहीं है, बल्कि टनल के नीचे से दूसरी तरफ चला गया है। जब डीकन दूसरी तरफ जाता है तो स्पार्मा वापस उसी तरफ आ जाता है। अब स्पार्मा समझ जाता है कि डीकन उसका पीछा कर रहा है। वो अपनी कार डीकन के बराबर लाकर कहता है, तुम्हारी गाड़ी की डिक्की कितनी बड़ी है? इसके बाद बैक्स्टर को स्पार्मा की एक वैन मिलती है जो चोरी हो चुकी होती है। पुलिस उस वैन का पूरा डीएनए टेस्ट करती है, लेकिन शराब की बॉटल्स के अलावा कुछ भी नहीं मिलता। फिर पुलिस स्पार्मा को अरेस्ट करने जाती है, लेकिन स्पार्मा पहले से रेडी रहता है और कहता है, बताओ कब चलना है? उसे इन्वेस्टिगेशन के लिए बुलाया जाता है। उसी समय हम उस ब्लॉन्ड लड़की को देखते हैं जो शुरुआत में किलर से बचकर भागी थी। उसे फेस आइडेंटिफाई करने के लिए बुलाया गया होता है। स्पार्मा बैक्स्टर से कहता है, मैंने तुम्हें टीवी पर देखा है, तुम फेमस हो। वो ये भी कहता है कि उसे क्राइम्स के बारे में जानना बहुत पसंद है। बैक्स्टर उससे पूछता है, तुम्हारी गाड़ी चोरी हुई थी, लेकिन तुमने कोई कंप्लेंट रजिस्टर क्यों नहीं करवाई? स्पार्मा कहता है, मैंने की थी, एक बार अच्छे से चेक कर लो। फिर बैक्स्टर उसे जूली की फोटो दिखाता है और कहता है, इसे तो जानते ही रहोगे। स्पार्मा बोलता है, मैं समझ रहा हूं तुम क्या कहना चाहते हो, लेकिन इसमें मेरा कोई हाथ नहीं है। तभी डीकन अंदर आता है और स्पार्मा को सभी डेड नेकेड गर्ल्स की फोटोज दिखा देता है। स्पार्मा वन उन्हें देखते रहता है और साफ दिखता है कि उसे यह सब देखकर अजीब सा एक्साइटमेंट मिल रहा है। डीकन गुस्से में उसे मारने ही वाला होता है और बैक्स्टर और डीकन को लगभग यकीन हो जाता है कि किलर यही है, लेकिन उनके पास कोई एक्चुअल प्रूफ नहीं होता, इसलिए मजबूरी में वो स्पार्मा को जाने देते हैं। जो ब्लॉन्ड लड़की फेस आइडेंटिफाई करने आई थी, वो स्पार्मा की फोटो को देखते ही रहती है, जैसे उसे यकीन हो कि उसी रात यही आदमी उसका पीछा कर रहा था। वो कहती है कि उसने उसे सामने से देखा है और पुलिस ने अभी अभी उसे हथकड़ी लगाकर लाया था, लेकिन बिना प्रूफ के पुलिस उसे दोबारा अरेस्ट नहीं कर सकती। इसके बाद बैक्स्टर कैप्टन से बात करता है। कैप्टन बताता है कि स्पार्मा ने 8 साल पहले एक मर्डर कन्फेस किया था, लेकिन उसे छोड़ दिया गया था क्योंकि जिस वक्त वो मर्डर हुआ था स्पार्मा कहीं और था। वो बस फेमस होना चाहता था, इसलिए किसी और का मर्डर अपने ऊपर ले लिया था। फिर बैक्स्टर और डीकन स्पार्मा को एक बार में बुलाते हैं, यह कहकर कि वो उसे सॉरी कहना चाहते हैं। जैसे ही स्पार्मा बार जाता है, डीकन उसके रूम में घुसकर एविडेंस ढूंढने लगता है, लेकिन वहां उसे सिर्फ पुराने न्यूज़पेपर्स मिलते हैं जिनमें जितने भी मर्डर्स हुए थे उन सबकी कटिंग्स स्पार्मा ने संभाल कर रखी होती हैं। उधर स्पार्मा को शक हो जाता है कि कहीं उसके घर की तलाशी तो नहीं ली जा रही। वो बार के फोन से पुलिस को कॉल करता है और कहता है, जल्दी इस एड्रेस पर आओ, एक पुलिस ऑफिसर घायल हो गया है। डीकन को सायरन्स की आवाज सुनाई देती है तो वो बिल्डिंग की छत से कूदकर भाग जाता है। बैक्स्टर समझ जाता है कि यह सब स्पार्मा ने किया है। स्पार्मा हंस रहा होता है। अब बैक्स्टर का दिमाग पूरी तरह गर्म हो चुका होता है। अगले दिन पुलिस फिर स्पार्मा के घर के बाहर नजर रखती है। स्पार्मा एक स्ट्रिप क्लब जाता है, रात हो जाती है और फिर वो घर वापस आ जाता है। थोड़ी देर बाद डीकन कहता है, मैं कॉफी लेने जाता हूं। उसी वक्त अचानक स्पार्मा बैक्स्टर के सामने आ जाता है। बैक्स्टर उसे रोंडा की फोटो दिखाकर कहता है, ये फोटो देखो और बताओ रोंडा राथबुन कहां है? स्पार्मा कहता है, ठीक है, मैं तुम्हें बता दूंगा, चलो मेरी गाड़ी में। बैक्स्टर अपने पार्टनर का इंतजार करता है, लेकिन स्पार्मा कहता है, सिर्फ तुम चलोगे तभी मैं बताऊंगा। आखिरकार दोनों चले जाते हैं। डीकन ये सब देख लेता है और अपनी कार से उनका पीछा करता है। वो लोग एक सुनसान जगह पहुंचते हैं। वहां स्पार्मा कहता है, मैंने उसे यहीं दफनाया है, खोदो। बैक्स्टर खोदता रहता है। फिर स्पार्मा कहता है, नहीं, शायद थोड़ा आगे दफनाया था। वो बार बार ऐसा ही करता रहता है। बैक्स्टर को गुस्सा आ जाता है और वो उसी फावड़े से स्पार्मा के सिर पर वार कर देता है। स्पार्मा वहीं मर जाता है।
थोड़ी देर बाद डीकन वहां पहुंचता है और कहता है, मैं सब ठीक कर दूंगा। वो पहले स्पार्मा की कार किसी अनजान को दे देता है, फिर उसके घर जाकर उसकी सारी चीजें ढूंढता है ताकि कोई ऐसा प्रूफ मिल जाए जो ये साबित कर सके कि स्पार्मा ही किलर था। लेकिन उसे कुछ भी नहीं मिलता। जब डीकन वापस आता है तो बैक्स्टर ने रात भर में कई गड्ढे खोद दिए होते हैं, लेकिन एक भी डेड बॉडी नहीं मिलती। अब बैक्स्टर को लगने लगता है कि स्पार्मा इनोसेंट था और उसने एक बेगुनाह को मार दिया। डीकन उसे समझाता है और कहता है कि अभी तुम घर जाओ। कुछ दिन बाद हम देखते हैं कि बैक्स्टर अपने घर के पूल के पास बैठा होता है। तभी उसका एक दोस्त आता है और कहता है, ये एक लिफाफा है, डीकन ने तुम्हारे लिए भेजा है। जब बैक्स्टर लिफाफा खोलता है तो उसमें रोंडा राथबन का रेड बरेट होता है। बैक्स्टर को थोड़ी राहत मिलती है कि उसने गलत इंसान को नहीं मारा। लेकिन फिर आखिरी सीन में हम डीकन का फ्लैशबैक देखते हैं, जहां वो जंगल में एक डेड बॉडी ढूंढ रहा होता है और गलती से एक लड़की पर गोली चला देता है, जिससे उसकी मौत हो जाती है। ये बात आज भी डीकन को परेशान करती रहती है। वो नहीं चाहता था कि बैक्स्टर के साथ भी वही हो, इसलिए आखिर में दिखाया जाता है कि डीकन ने वही रेड बैरेट नया खरीदकर बैक्स्टर को भेजा था। वो असली बैरेट नहीं था। मतलब एल्बर्ट स्पार्मा इनोसेंट था। उसने किसी को नहीं मारा। कहानी यहीं खत्म होती है।